हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे 91 एस्टेट के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको रियल एस्टेट की सारी जानकारी इजीली अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, घर लेना या फिर रेंट पे रहना ये हमारी लाइफस्टाइल सोसाइटी का बहुत ही बड़ा डिस्कशन टॉपिक है। मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बड़ा रेड हॉट डिस्कशन टॉपिक है। इसमें 50% लोगों का मानना है कि घर लेने में ही समझदारी है और 50% ये कहेंगे कि रेंट पे रहना ही बेहतर और सेफ उपाय है। दोस्तों, मेरे हिसाब से घर लेने के अपने बेनिफिट्स है और रेंट पे रहने के अपने बेनिफिट्स है। और ये जो चॉइस है ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वेरी होता है, फाइनेंशियल एंगल से वेरी होता है और प्रिफर्ड चॉइस या प्रिफर्ड जॉब के हिसाब से वेरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बाय वर्सेस रेंट प्योरली एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस एंगल से आपको बाय करना चाहिए या फिर रेंट पे ही रहना चाहिए। इस बाय वर्सेस रेंट के कॉम्प्लिकेशन को हम एक प्रॉपर एक्सेल कैलकुलेशन मेथड से देखेंगे और चेक करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि बाय करने में बेटर ऑप्शन है या फिर रेंट पे ही रहना एक बेटर ऑप्शन है। यस दोस्तों, ये हम एक प्रॉपर कैलकुलेशन जो मेथड होता है उसके थ्रू हम एक कैलकुलेट करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि बाय बेटर है, घर खरीदना बेटर है या फिर रेंट पे रहना ही बेटर है। फिर दोस्तों, एंड में इस वीडियो के एंड में एक जनरल एंगल से, डेफिनेटली हर चीज़ कैलकुलेशन से नहीं होता है दोस्तों, हमें एक जनरल एंगल भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, जहां पे घर खरीदने के और रेंट पे रहने के फायदे और नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा प्योरली जनरल एंगल से ही होगा, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि खुद का घर होने का एक आइडेंटिटी होता है, एक स्टेबल एसेट होता है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग होता है और रेंट पे रहने के अपने फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, आपका कम खर्च में आपका इजीली अच्छे से अच्छा घर जॉब स्पेसिफिक लोकेशन के नज़दीक आपको एक अच्छा से प्रॉपर्टी मिल जाता है। इस तरीके से हम एक जनरल वे में एक डिस्कशन करेंगे एंड ऑफ दिस वीडियो में दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसे और रियल एस्टेट टेक्निकल वीडियोस बनाने के लिए। ओके दोस्तों, सो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अभी बिना समय गंवाए हम स्ट्रेट जाते हैं हमारे कैलकुलेशन एक्सेल शीट की तरफ, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि घर खरीदना बेहतर है या फिर रेंट पे रहना ही बेहतर है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा एक्सेल फाइल, जहाँ पे हम एक प्रॉपर एक कैलकुलेशन करने वाले हैं और ये है हमारा बाय का सेक्शन और ये है हमारा एक रेंट का सेक्शन। और जैसे कि आप ये देख चुके हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी लोकेशन है वो डिसाइडेड है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं हमारा जो प्रॉपर्टी है वो लोकेटेड है गोरेगांव वेस्ट में, और ये जो लोकेशन आता है ये मुंबई सिटी में आता है और महाराष्ट्र में आता है और इंडिया में आता है। यस दोस्तों, और इस लोकेशन में जो प्रॉपर्टी का जो प्राइस है दोस्तों, जितना मुझे पता है आज के तारीख में, वो है अराउंड 80 लाख से लेकर 1.40 लाख के बीच में आपको एक अच्छे से अच्छा 1 BHK ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप रेंट के ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं 1 BHK सेम प्रॉपर्टी, तो वो सेम प्रॉपर्टी आपको लगभग 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में ईजिली अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। यस दोस्तों, ये है हमारा बाइंग के ऑप्शन और ये है हमारा रेंटिंग के ऑप्शन जो अवेलेबल है गोरेगांव वेस्ट के लोकेशन में। ओके दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं हमारा कैलकुलेशन का प्रोसेस। सबसे पहले हम ये जो टेन्योर पीरियड है ये हम लेंगे 20 साल के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 साल के लिए। अब नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारा कितना बनेगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ 20 × 12, 240 मंथ्स के हमारा जो पेमेंट्स है वो बनेंगे हमारे 240 मंथ्स के। ओके दोस्तों,
तो चलो अभी बाइंग के एंगल को पहला समझते हैं, फिर एक बार बाइंग के एंगल को समझकर फिर हम एक रेंटल के एंगल को समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि गोरेगांव वेस्ट में एवरेज जो प्राइस चल रहा है 1 BHK को लेकर वो चल रहा है 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख के बीच में। तो दोस्तों हम जो प्रॉपर्टी प्राइस यहाँ पे जो लेंगे 80 और 140 के बीच में ही लेंगे। तो हमारा जो प्रॉपर्टी प्राइस बनेगा वो बनेगा 1 CR। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 CR। ओके दोस्तों, अब इसका जो डाउन पेमेंट करना है डेफिनेटली 20% इसका डाउन पेमेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20%। यस, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 20% के हिसाब से वो कितना होगा दोस्तों, तो चलो उसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 20% से और ये आ गया हमारा 20 लाख रुपया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी प्राइस है और हम टोटली 20% डाउन पेमेंट करने वाले हैं। उसके हिसाब से हम टोटल 20 लाख रुपया ऐसे डाउन पेमेंट करने वाले हैं। तो हमारा लोन अमाउंट अभी कितना होगा, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम 80% लोन से ही जाने वाले हैं। तो हमारा लोन अमाउंट कितना होगा, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा 1 CR माइनस 20 लाख, तो 80 लाख रुपया एज ए लोन अमाउंट हम देखने वाले हैं। हम होम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सो हम ये पूरा एज्यूम कर रहे हैं कि हम ये जो 80 लाख जो प्रोसेस है ये पूरा हम होम लोन के थ्रू ही देखने वाले हैं। अभी दोस्तों ये जो टैक्स बेनिफिट है हम एक एज्यूम करते हैं कि आपको एक 15% का एक टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि आप होम लोन के थ्रू जाने वाले हैं जहाँ पे आप 80 लाख का लोन अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो ले लेते हैं। अभी जो इंटरेस्ट रेट जो लगभग एवरेज जो चल रहा है वो चल रहा है 6.64 से लेकर 9 के बीच में। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लगभग समझो आपको अगर इंटरेस्ट रेट अगर मिलेगा 7% के एस्पेक्ट से, तो हम यहाँ पे 7% मेंशन कर देते हैं। यस, अभी जो आपका जो मंथली EMI बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं कैलकुलेट करूँगा PMT फॉर्मूला से। ओके, तो मैं यहाँ पे रेट ले लेता हूँ और ये होगा डिवाइडेड बाय 12, बिकॉज अब मंथली EMI हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आएगा आपका 240 मंथ्स और ये आएगा आपका लोन अमाउंट और दैट्स इट। ये बन गया आपका कैलकुलेशन। ओके, सो 62,000 आपका आ रहा है मंथली EMI। ओके दोस्तों, अभी आपका जो टोटल EMI जो पर ईयर वो कितना होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये बन गया आपका ईयरली EMI दोस्तों। आप इतना ईयरली पे करेंगे बैंक को एज ए EMI। ये आपका मंथली EMI आ गया और ये आ गया आपका ईयरली EMI। अभी आपका टोटल EMI कितना आप पे करने वाले हैं पूरे 20 सालों के लिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 साल से। तो दोस्तों इतना अमाउंट आप पूरा टेन्योर में आप पे करने वाले हैं बैंक को एज ए EMI दोस्तों। अभी दोस्तों इसमें से कितना आपने इंटरेस्ट पे किया ये किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, तो चलो दोस्तों ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को इससे माइनस करेंगे 80 लाख से, बिकॉज 80 लाख का आपने लोन लिया है और आपने टोटल कितना पे किया है, इतना अमाउंट पे किया है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है बैंक को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आपने 68 लाख का आपने इंटरेस्ट पे किया है बैंक को। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका EMI का एंगल। अभी हम दोस्तों इसमें मेंटेनेंस भी ऐड करेंगे। मेंटेनेंस क्यों ऐड करेंगे दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे बिकॉज उसका हर महीने आपको एक मेंटेनेंस पे करना होता है। सोसाइटी मेंटेनेंस बोलो या आपके घर का मेंटेनेंस बोलो, बट आपको एज ए मेंटेनेंस एक चीज़ पे करना होता है, एक अमाउंट एक पे करना होता है, उसे भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 BHK का जो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है लगभग बिना एमिनिटीज़ का वो है 2000 से लेकर 5000 के बीच में। तो मैं यहाँ पे एक रफली एक जो इन मिडिल जो एक मेंटेनेंस है वो ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एक 2600 का एक मेंटेनेंस कॉस्ट ले लेता हूँ,
जितना भी आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2600 ले लिया है। ओके दोस्तों, तो उसके हिसाब से हम अब एक ईयरली मेंटेनेंस करेंगे कि आपका 2600 के हिसाब से आपका ईयरली कितना मेंटेनेंस होता है। तो चलो दोस्तों उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आ गया हमारा ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी दोस्तों एनुअली कितना इंक्रीज होता है ये मेंटेनेंस, लगभग 4% के हिसाब से आपका एनुअली हर साल आपका मेंटेनेंस बढ़ता है। जैसे जैसे आपका सोसाइटी ओल्ड होते जाता है उसी तरीके से मेंटेनेंस भी बढ़ता है, उसी तरीके से हर महीने हर साल आपका मेंटेनेंस थोड़ा इंक्रीज होता है। वो कितना इंक्रीज होता है दोस्तों, 4% के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4%। अभी दोस्तों टोटल मेंटेनेंस कितना पे किया है हमने ये 20 साल के टेन्योर में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे FV, जो कि होता है फ्यूचर वैल्यू। तो चलो दोस्तों इसे कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया हमारा फ्यूचर वैल्यू और ये आ गया हमारा पीरियड, टाइम पीरियड, और ये आ गया हमारा ईयरली मेंटेनेंस। ओके दोस्तों, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके दोस्तों, ये आ गया आपका टोटल मेंटेनेंस जो आप पे करने वाले हैं 4% के इंक्रीज रेट के हिसाब से। मीन्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हर साल आपका 4% मेंटेनेंस फी आपका इंक्रीज होने वाला है। उसके हिसाब से हमने एक फ्यूचर वैल्यू डिसाइड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप भरेंगे 9 लाख रुपया, मीन्स लगभग 9,30,000 रुपया आप भरेंगे एज अ मेंटेनेंस 20 साल के पीरियड में। ओके दोस्तों, अभी हमें टोटल कॉस्ट प्रॉपर्टी का निकालना पड़ेगा कि आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है अभी तक आपके प्रॉपर्टी के लिए। तो दोस्तों चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो स्पेंड किया है वो है 1 CR, बिकॉज यहाँ पे 20 लाख हमने अपने खुद के पॉकेट से अपने इन्वेस्ट किया है और 80 लाख एज अ लोन लिया है। तो टोटल हमारा 1 CR का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन चुका है। और हमने क्या इन्वेस्ट किया दोस्तों, डेफिनेटली हमने इंटरेस्ट भी जो पे किया है वो बैंक को पे किया है, तो हम इसे भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, प्लस बैंक को जो हमने जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने कितना मेंटेनेंस मैंने पे किया है हर साल सोसाइटी को, उसे भी मैं कंसिडर करूँगा। तो डेफिनेटली ये मेरा तीनों जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट होके लगभग मुझे ये वैल्यू दे रहा है। मीन्स मैंने लगभग 1,78 लाख का मैंने स्पेंडिंग किया है अपने प्रॉपर्टी पे 20 साल के टाइम पीरियड में। ओके दोस्तों, अभी दोस्तों हम एक एनुअल प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। यस दोस्तों, अभी ये प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आप जो लोकेलिटी में आपने जो घर लिया है, समझो कि वहाँ पे जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है, वहाँ पे मेट्रो आ चुका है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारे बन चुके हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे रोड्स आ रहे हैं, वहाँ पे आपका कनेक्टिविटी अच्छा हो चुका है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी आ चुका है, वहाँ पे आपका जो एयरपोर्ट है वो नज़दीक है, बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये सब जो क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करते हैं, ये आपके प्रॉपर्टी को वैल्यू एडेड एडिशन देते हैं। इन सब के वजह से आपका जो प्रॉपर्टी है वो अप्रिशिएट होता है। तो दोस्तों अगर आपका प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन में है तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएट जल्दी होगा। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपका एनुअली ईयरली आपका जो प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट होगा वो 9% के हिसाब से होगा। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इससे कम भी हो सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं एक एवरेज ले रहा हूँ 9% के हिसाब से। जो भी आपका एप्रिसिएशन जो भी आपका वैल्यू है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ईयरली हमारा जो प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट होने वाला है वो 9% के हिसाब से ही ग्रोथ होने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, जो फ्यूचर में जो हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू होगा उसे मैं अभी कैलकुलेट करने वाला हूँ। यस दोस्तों, सो 9% के हिसाब से अगर मेरा हर साल अगर मेरा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगा तो 20 साल के बाद मेरा जो प्रॉपर्टी वैल्यू वो कितना होगा। तो चलो दोस्तों इसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूचर वैल्यू 9%।
अभी मैं 20 इयर्स का टाइम पीरियड ले लेता हूँ। यस दोस्तों, अभी मेरा जो वैल्यू है वो है 1 CR, क्योंकि मैंने 1 CR इन्वेस्ट किया है आज के तारीख में। ये 20 साल के बाद कितना होगा 9% के ग्रोथ के हिसाब से। तो यस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट होगा 20 साल के बाद, उसका रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 करोड़ 60 लाख दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। 9% के हिसाब से अगर आपका प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगा तो 20 साल के बाद आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 5.6 CR होगा दोस्तों। यस, ओके दोस्तों, तो ये था हमारा बाइंग का प्रोसेस। अगर आपने 1 करोड़ का घर ले लिया तो आपका प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट होगा फ्यूचर में वो होगा 5.6 CR के हिसाब से। अभी जो दोस्तों नेट प्रॉफिट है वो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, इसे हम अभी कैलकुलेट करेंगे। मीन्स आपने इतना स्पेंड किया है तो आपका नेट प्रॉफिट अभी कितना होगा। चलो दोस्तों इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी आसान है। हमारा जो एप्रिसिएशन कॉस्ट है इसे माइनस करेंगे, हमारा जो टोटल स्पेंडिंग है जो हमने स्पेंड किया है प्रॉपर्टी के ऊपर 20 साल के अंदर, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आ गया हमारा वैल्यू। मीन्स हमें जो प्रॉफिट हुआ 20 साल के बाद वो प्रॉफिट हुआ 3.8 CR दोस्तों। मीन्स 3 करोड़ 80 लाख के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ, बिकॉज हमारा जो प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट हुआ है वो है 5.6 CR के हिसाब से और हमने स्पेंड किया है टोटल 1.78 CR के हिसाब से। यस दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मिला है, आप देख सकते हैं 20 साल के एस्पेक्ट से। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा बाइंग एंगल के हिसाब से। हमने 1 CR इन्वेस्ट किया, 20% के हिसाब से हमने 80% लोन लिया और हमने EMI पे किया और हमने कितना प्रॉपर्टी के ऊपर हमने स्पेंड किया ये कैलकुलेट किया, कितना हमारा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगा ये कैलकुलेट किया, फिर हमने एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो लगभग बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला है हमें। अभी दोस्तों हम एक रेंटल के एंगल के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे। मीन्स हम ये एज्यूम करने वाले हैं कि हम 1 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले हैं एज ए रेंटल ऑप्शन, और जो कि है गोरेगांव वेस्ट के सेम लोकेशन में। तो दोस्तों इसका जो रेंट है, मंथली रेंट है, वो लगभग हम कंसिडर करेंगे 25,000। ओके दोस्तों, यस, यहाँ पे हम डिपॉजिट पे करेंगे 1 लाख। ओके दोस्तों, अभी इसका जो एनुअल रेंट है वो कितना होगा दोस्तों, तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 3 लाख रुपया, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक HRA टैक्स बेनिफिट हम एक 15% कंसिडर करेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय है, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक HRA मिलता होगा वहाँ पे, जो कि आपका एक टैक्स बेनिफिट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके दोस्तों, तो हमने एक 15% का एक टैक्स बेनिफिट भी कंसिडर कर चुके हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, बिकॉज आप रेंट पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एनुअल टैक्स में आपको काफ़ी मदद होगा। ओके दोस्तों, तो अभी हम क्या बात करेंगे, पर एनम आपका रेंटल कितना बढ़ेगा दोस्तों। तो एवरेज जो रेंटल जो इंक्रीज होता है गोरेगांव वेस्ट के लोकेशन में, वो इंक्रीज होता है 4% के हिसाब से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4%। मीन्स हर साल आपका 4% रेंट बढ़ने का चांसेस है। मीन्स ये जो अमाउंट है वो आपका हर साल 4% के हिसाब से बढ़ने का चांसेस है। तो दोस्तों अभी टोटल रेंट कितना पे किया है वो कैसे पता चलेगा 20 साल के इसमें, तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FE फ्यूचर वैल्यू, और ये आ गया मेरा 4% के हिसाब से। अगर मैं इसे पे करने वाला हूँ 20 साल के लिए, और ये जो अमाउंट है ये अगर मैं पे करूँगा तो मेरा लगभग इतना अमाउंट मुझे आएगा। तो मैं टोटल रेंटल में इतना मैं पे करने वाला हूँ 20 साल के लिए। यस दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मीन्स 89,33,000 मैं पे करने वाला हूँ टोटल रेंटल 20 साल तक 4% के
इंक्रीज रेट के ऊपर। मीन्स मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हर साल मेरा 4% का रेंटल इंक्रीज होगा, तो उसके हिसाब से मैं 89 लाख्स में पे करने वाला हूँ एज अ रेंटल। ओके दोस्तों, 20 साल के लिए। ओके, अभी हम एक एनुअल रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमने जो एनुअल रिटर्न्स जो हमने कंसिडर किया है वो कंसिडर किया है 9% के हिसाब से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी मैं 9% ही कंसिडर करूँगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन किया है 9% के हिसाब से, तो यहाँ पे भी एक एनुअल रिटर्न्स में कैलकुलेट करना चाहूँगा 9% के हिसाब से। अब ये दोस्तों एनुअल रिटर्न्स क्या है, तो दोस्तों ये वो एनुअल रिटर्न्स है जो आपने सेव किया है जो घर ना खरीद कर। मीन्स आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने घर नहीं खरीदा 1 CR का, बट उसके बदले आप सेम घर में 25,000 आप रेंट पे करके आप स्टे कर रहे हैं, तो आपने कितना EMI सेव किया दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मंथली सेविंग ऑन EMI मीन्स मैंने EMI पे कितना सेविंग किया। यहाँ पे मैं 62,000 में EMI भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा कितना EMI सेव हो गया दोस्तों, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। 62,000 माइनस मैं जो अभी मंथली रेंट जो पे कर रहा हूँ उससे करूँगा, तो टोटल मैंने दोस्तों 37,000 रुपीज़ मैंने सेव किया है एवरी मंथ। और यहाँ पे हम एक एनुअल रिटर्न्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9%। ये एनुअल रिटर्न्स डेफिनेटली आप ये इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने जो भी सेविंग किया है उस अमाउंट को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो एनुअल रिटर्न्स है वो आपको मिल रहा है 9% के हिसाब से। बिकॉज हमने प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएशन किया है वो भी 9% के हिसाब से किया है, तो हम एक एनुअल रिटर्न्स भी डिसाइड करेंगे 9% के हिसाब से। अभी आपने जो मंथली सेविंग किया है डेफिनेटली आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आप एक एनुअल रिटर्न्स आप पा सकते हैं। अभी दोस्तों एक और आपने सेविंग किया है वो है डाउन पेमेंट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते तो आपको 20% का डाउन पेमेंट करना पड़ता था, यहाँ पे आपने वो अमाउंट भी आपने सेव करके लिया है। तो दोस्तों ये जो डाउन पेमेंट का जो अमाउंट है जो आपने सेव किया है ये भी मैं एक कंसिडर करूँगा आपका सेविंग के हिसाब से। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका डाउन पेमेंट का अमाउंट कितना था, 20 लाख्स। ओके दोस्तों, अभी ये जो अमाउंट है मंथली सेविंग जो आपने किया है EMI पे 37,000 का और 20 लाख का जो सेविंग किया है आपने जो घर खरीदने पे आप जो इन्वेस्ट करने वाले थे, ये समझे कि आपने किधर तो इन्वेस्ट कर दिया है, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, कहीं तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कहीं तो आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, या तो आप कहीं तो आपने कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट किया है। वो अगर आपको हर साल 9% का रिटर्न देगा तो आपका कितना सेविंग होगा, कितना आपका ग्रोथ होगा, ये हम आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्यूचर वैल्यू जो आपका मंथली सेविंग्स है वो कितना होगा। ओके, तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूचर वैल्यू, ये आ गया आपका 9% के हिसाब से, और ये आ गया हमारा 240 मंथ्स का, और ये आ गया आपका अमाउंट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने 2 CR आपने कमा लिया है, जैसे कि 2.4 CR आपने यहाँ पे आपने कमा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपने जो EMI जो सेव किया है वो अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, अगर आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया है, उस केस में आप 2.47 CR आप कमा चुके हैं। ये हम एक फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, अभी दोस्तों आपने जो डाउन पेमेंट जो सेव किया है समझो वो भी अगर आपने स्मार्टली आपने इन्वेस्ट किया है कि तो स्टॉक में 9% के ग्रोथ के हिसाब से उसका वैल्यू कितना होगा, तो चलो वो भी कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू 9% के ग्रोथ के हिसाब से और 20 साल के बाद आपका कितना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वैल्यू आ चुका है 1 करोड़ 1.2 लाख्स। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 करोड़ 12 लाख रुपया आपने गेन किया है आफ्टर 20 ईयर्स।
यहाँ पे आपने 2.47 CR आपने गेन किया है आफ्टर 20 ईयर्स 9% के एनुअल ग्रोथ के हिसाब से। बिकॉज हमने 9% क्यों लिया है, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन किया है 9% के हिसाब से, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो ग्रोथ होगा, रिटर्न्स होगा, वो भी 9% के हिसाब से। दोस्तों अगर आपने स्मार्टली अगर इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आपको 9 to 15% के बीच में आपको डेफिनेटली रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, बट स्टिल हमने एक 9% का बेसिक एवरेज रिटर्न्स ही कंसिडर किया है, नहीं तो कुछ स्मार्ट लोग तो अच्छे से अच्छा 12% या 15% के ग्रोथ के लिए भी जा सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी दोस्तों आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला मंथली सेविंग 2.47 CR ले लेता हूँ प्लस 1.12 CR, और ये मैं माइनस करूँगा जितना मैंने रेंटल पे किया है अभी तक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने जो ग्रोथ लिया है, नेट प्रॉफिट लिया है, वो लिया है 2.70 का प्रॉफिट, मीन्स 2.70 करोड़ का आपने प्रॉफिट लिया है यहाँ पे, टोटल रेंटल पे कर कर भी। ओके दोस्तों, तो सेम प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे ले रहे हैं, अगर आप उसका मंथली रेंट पे कर रहे हैं, डिपॉजिट पे कर रहे हैं, और अगर आपका जो रेंटल है वो 4% के हिसाब से अगर ग्रोथ भी हो रहा है, फिर भी आप 89 लाख का आप रेंटल पे कर रहे हैं सेम प्रॉपर्टी के लिए, और अगर आपने जो भी अमाउंट है, जो भी सेव किया है, उस अमाउंट को अगर आपने प्रॉपरली कहीं तो भी इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली आपको 2.70 CR का प्रॉफिट 20 साल के बाद ज़रूर होगा। डेफिनेटली ये अमाउंट इस अमाउंट से तो काफ़ी कम है, मीन्स आपको जो प्रॉपर्टी बाइंग करने के बाद जो अमाउंट जो आपको मिल रहा है उससे तो काफ़ी कम है, बट स्टिल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बर्डन भी काफ़ी कम है। यहाँ पे आपको सिर्फ रेंटल पे करना है दोस्तों, जबकि बाइंग प्रोसेस में क्या है, आपको मेंटेनेंस भी पे करना है, वहाँ पे आपको EMI भी पे करना है, और EMI भी सबसे ज़्यादा होता है, 62,000 का EMI पे करना है। अगर आपको 62,000 का EMI पे करना है तो आपका सैलरी लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही बैंक आपको एक 1 CR का लोन या 80 लाख का लोन आपको प्रोवाइड करता है। तो आपका जो सैलरी है वो डेफिनेटली हाई होना चाहिए बाइंग के प्रोसेस में, तब जाके आप मंथली EMI 62,000 या 70,000 का EMI आप इजीली पे कर सकते हैं 20 ईयर्स तक। यहाँ पे दोस्तों आपका सैलरी उतना होने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका सैलरी 75,000 भी हुआ तो भी चलेगा, और बहुत सारे कंपनीज तो आजकल HRA भी देते हैं, तो उसके वजह से आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो भी हो जाता है, और आपका रेंटल पे करने में भी काफ़ी इजी हो जाता है दोस्तों। सो दोस्तों स्मार्ट ऑप्शन क्या है, इस कैलकुलेशन से आपको क्या पता चला कि स्मार्ट ऑप्शन क्या है, बाइंग विनर है या फिर रेंट विनर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं विनर है बाइंग। यस दोस्तों, अभी दोस्तों अगर एक ट्विस्ट मैं आपको दे देता हूं, अगर समझो ये जो टेन्योर पीरियड है 20 ईयर्स ना हो के अगर ये 10 ईयर्स हो गया तो क्या होगा। वाओ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको 10 साल के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 1 करोड़ रुपया, जैसे कि आप देख सकते हैं बाइंग के एंगल में। और अगर आप रेंटिंग के एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 1.42 CR दोस्तों। यस दोस्तों, यहाँ पे विनर है रेंट। अगर मैं इसे 5 ईयर्स कर दूं तो क्या होगा, तो डेफिनेटली आपका EMI यहाँ पे बढ़ेगा, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट है 37 लाख रुपीस ओनली दोस्तों, और जबकि यहाँ पे प्रॉफिट है 1.15 CR दोस्तों। 1,15,00,000 आपका प्रॉफिट है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रॉपर्टी जो एप्रिसिएशन होता है वो लेट होता है दोस्तों। प्रॉपर्टी तभी अप्रिशिएट होता है जितना ओल्ड होता है दोस्तों। तो जैसे कि अगर मैं इसे 15 ईयर्स कर दूं तो डेफिनेटली आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी अप्रिशिएट हो चुका है। ओके दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि अगर हमारा टेन्योर पीरियड अगर बढ़ता है तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन भी काफ़ी अच्छा होता है।
अगर हमारा टेन्योर पीरियड अगर कम होता है तो रेंटल ऑप्शन काफ़ी बेटर होता है उस केस में, बिकॉज आपका एप्रिसिएशन तभी होता है जितना प्रॉपर्टी आपका ओल्ड होता है दोस्तों। सो डेफिनेटली अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो देन ओनली आप बाइंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं और काफ़ी आप प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, आप 5 ईयर्स के लिए जा रहे हैं, आप 10 ईयर्स के लिए जा रहे हैं, तो आप रेंटल ऑप्शंस पे रहना ही आपके लिए बेटर है दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी हम दोस्तों एक जनरल एंगल से हम डिस्कस करेंगे कि बाइंग प्रोसेस, घर खरीदने के फ़ायदे और रेंट पे रहने के फ़ायदे के बारे में। अगर हम एक जनरल एंगल से डिस्कस करें इस बाय वर्सेस रेंट को, तो मेरा तो मानना है कि खुद का घर होना दोस्तों एक बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्राउड फीलिंग होता है दोस्तों, एक सिक्योर फीलिंग होता है दोस्तों, जो आपको रेंट के घर में कभी नहीं आएगा दोस्तों। यस दोस्तों, आप खुद के घर में आप काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, बिकॉज दोस्तों ये एक स्टेबल एसेट्स होता है दोस्तों, जो आपको 10 ईयर्स या 20 ईयर्स या फिर आपको 25 ईयर्स में आपको बड़ा अप्रिसिएशन ज़रूर देता है दोस्तों। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है दोस्तों, बिकॉज आप ये प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही आप ये प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, होम लोन प्रोसेस के थ्रू या खुद के इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सो इस एंगल से अगर मैं ये बात करूँ तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसका इंटीरियर करवा सकते हैं दोस्तों, वास्तु के हिसाब से आप रह सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको कोई लैंडलॉर्ड्स का कोई टेंशन नहीं, हर महीने आपको कोई रेंटल पे करने का टेंशन नहीं। हाँ, यहाँ पे आपको ईएमआई पे करना ज़रूरी है, बट यहाँ पे रेंटल का कोई टेंशन नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स का भी कोई टेंशन नहीं होता है दोस्तों। आप जिस हिसाब से जैसा भी चाहें, वास्तु के हिसाब से, इंटीरियर के हिसाब से आप आपका घर डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छे से आप रह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको होम लोन ईएमआई का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों, अगर आप ये प्रॉपर्टी होम लोन के थ्रू अगर आपने परचेस किया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको सोसाइटी का मेंटेनेंस यहाँ पे करना होता है हर महीने, और ये जो मेंटेनेंस होता है डेफिनेटली ये एनुअली ग्रोथ भी होता है, और इस तरीके से आपका जो बर्डन है वो एनुअली आपका बढ़ता भी है मेंटेनेंस के थ्रू। घर के एंड जो एक्सीडेंटल खर्चे होते हैं वो भी आपको झेलना पड़ता है दोस्तों, और जैसे कि आपको पेंटिंग करवाना पड़ता है या तो कुछ नुकसान हो गया घर के अंदर, तो वो भी आपको रिपेयर करवाने के एनुअल जो मेंटेनेंस है वो भी आपको पे करना होता है, वो भी आपका खर्चा होता है दोस्तों। जॉब वाइज आप लोकेशन वाइज आप प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एक बार आपने घर खरीद लिया तो डेफिनेटली आपको वही लोकेशन में ही रहना पड़ता है दोस्तों। अगर समझो अगर आपका जॉब लोकेशन अगर दूसरे सिटी में चला गया तो उस केस में आप ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप मूव नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उस केस में आपको नया प्रॉपर्टी या तो फिर आप नए रेंटल में आपको ही जाना पड़ेगा दोस्तों। तो जॉब वाइज जिनका जॉब अगर हर साल हर 2-3 साल में चेंज होता रहता है, लोकेशन चेंज होता रहता है, तो उनके लिए तो बाइंग ऑप्शन तो बेटर नहीं है दोस्तों, उनके लिए तो रेंटल ऑप्शन ही काफ़ी बेटर है। अभी दोस्तों हम एक रेंटल के एंगल के हिसाब से एक बेनिफिट समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको वाइड रेंज ऑफ होम अवेलेबल मिल जाते हैं दोस्तों, वाइड रेंज ऑफ रेंटल ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। कहीं पे आपको कम रेंटल ऑप्शन के अच्छे अच्छे घर मिल जाते हैं, कहीं पे आपको महंगे रेंटल के ऑप्शन के भी अच्छे अच्छे घर मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होम ऑप्शंस काफ़ी अच्छे मिलते हैं दोस्तों। यस, ये जो रेंटल ऑप्शन है ये आप आपके जॉब लोकेशन के हिसाब से, आप वर्किंग जहाँ पे करते हैं उस लोकेशन के हिसाब से आप इजीली आप ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कुछ भरना नहीं पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको आपका रेंटल ही पे करना होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई वास्तु का टेंशन नहीं, यहाँ पे आपको कोई होम डेकोर का टेंशन नहीं, यहाँ पे आपको कोई एक्सीडेंटल मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं, कोई कलरिंग का कुछ टेंशन नहीं दोस्तों। ये सब कुछ ओनर या तो फिर लैंडलॉर्ड्स ही हैंडल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल रेंटल का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आप आपके रेंटल के हिसाब से, आपके सैलरी के हिसाब से आप घर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी कम है तो अच्छे कम वाले रेंटल में आप जा सकते हैं, अगर आपका सैलरी बहुत ही अच्छा है तो आप बहुत ही बेटर ऑप्शंस में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप आपका घर चेंज कर सकते हैं। समझो कि अगर आपका जॉब लोकेशन या तो फिर आपका जॉब
जो सिटी में है वो सिर्फ 1 साल या 2 साल के लिए है, तो उस केस में आपको रेंटल का ऑप्शन ही सूट करेगा दोस्तों। बाइंग का ऑप्शन आपको कभी सूट नहीं करेगा दोस्तों, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए अगर रहना है तो रेंटल ऑप्शन ही बेटर होता है दोस्तों। अभी रेंटल में रहने का नुकसान क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपका पास जॉब हो या ना हो फिर भी आपको रेंटल पे करना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे आप सिक्योर कभी फील नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप कभी भी आप इनसिक्योर ही फील करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका कुछ भी आपका एसेट्स नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आप हमेशा लैंडलॉर्ड के, ओनर के प्रॉपर्टी के ऊपर आप डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे हर साल आपका जो रेंटल है वो इंक्रीज़ होता है। उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग सेम रेंट पे आप कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग नया घर देख लेते हैं। यहाँ पे इनसिक्योरिटी या लोकेशन इंस्टेबिलिटी काफ़ी होता है दोस्तों, बिकॉज हर लोकेशन आप 2-3 साल में आप चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग होता है काफ़ी वीक होता है। जो रेंटल में रहते हैं वो कभी भी अपने आप को इनसिक्योर ही फील करते हैं, बिकॉज उनके पास कोई भी स्टेबल एसेट्स नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है या आपको कोई भी कार लोन के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। उस केस में कुछ लैंडलॉर्ड्स एग्री करते हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स एग्री नहीं करते हैं दोस्तों। तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं दोस्तों रेंटल में रहने के, और कुछ फ़ायदे भी हैं दोस्तों रेंटल में रहने के। ओके दोस्तों, ये है हमारा जनरल एंगल के हिसाब से कि घर खरीदने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में और रेंट में रहने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेट करता है हमें और ऐसे रियल एस्टेट के टेक्निकल वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।